नमस्कार। आज हम पश्चिमी राजस्थान के इतिहास का एक ऐसा पन्ना खोल रहे हैं जो साहस, सामाजिक बदलाव और उस दौर की आप कह सकते हैं जटिलताओं से भरा हुआ है। हम्म। हमारे पास आकाशवाणी जोधपुर की एक कहानी से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। हम्म। ये हमें जैसलमेर के भणियाणा गांव ले जाते हैं। समय है भारत की आजादी की ठीक बाद का। हाँ, और इस कहानी के जो केंद्र में है वो दो बिल्कुल विपरीत किरदार हैं। हम्म। एक तरफ है खरताराम चौधरी, जिन्हें हम एक समाज सुधारक के तौर पे जानते हैं, याद करते हैं, और दूसरी तरफ ओमपुरी, उस इलाके का एक कुख्यात डाकू, जिसका नाम ही आप समझिए खौफ का दूसरा नाम बन गया था। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, ये इसी टकराव और इसके नतीजों पर रहेगी। हम खरताराम चौधरी के साहस, ओमपुरी के आतंक का अंत कैसे हुआ और फिर खरताराम का जो समाज के लिए बड़ा योगदान था, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सही। और ये सिर्फ एक डाकू बनाम एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये समझने की भी कोशिश है कि कैसे एक अकेले आदमी ने उस समय की जो सामंत ताकतें थीं, जो अराजकता थी, उसका सामना किया। और इसकी जड़ें, जैसा आप कह रही थीं, काफी गहरी हैं। खरताराम की मां तक जाती हैं, कसुम्बी देवी। हाँ, जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि कसुम्बी देवी एक असाधारण, बहुत ही मजबूत और स्वाभिमानी किसान महिला थी। उनके पास बैलों की एक जबरदस्त जोड़ी थी, जिसकी पूरे इलाके में चर्चा थी। और यही चीज कुछ सामंती मिजाज के लोगों को खटक गई। हाँ, वो बैल उनसे शायद लेना चाहते थे, पर कसुम्बी देवी ने सिर्फ इनकार नहीं किया, बल्कि वो तो अपनी सुरक्षा के लिए भी तैयार रहती थी। बिल्कुल। ये बात बहुत दिलचस्प है कि वो अपने भारी भरकम कपड़ों में, लहंगे में आत्मरक्षा के लिए एक फरी जैसा छोटा धारदार हथियार रखती थीं। अच्छा, तो जाहिर है उन सामंती लोगों में सीधे उनसे भिड़ने की हिम्मत तो नहीं थी। इसीलिए जैसा हमें पता चलता है, उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। डाकुओं को कसुम्बी देवी के परिवार के खिलाफ भड़काया, उनके घी और खास तौर पर उन बैलों को लूटने के लिए उकसाया। लेकिन कहते हैं डाकू भी कसुम्बी देवी के तेज से थोड़ा डरते थे, तो नतीजा ये हुआ कि उनका निशाना बन गए खरताराम। और यहीं से खरताराम चौधरी की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कहा जाता है कि उनमें अपनी माँ वाले ही गुण थे, हिम्मत, ताकत और तेज दिमाग। हाँ, उन्होंने बहुत पहले ही किसानों को एकजुट करना शुरू कर दिया था। उन्हें डाकुओं और जो सामंती ज्यादतियां थीं, उनसे बचाने का काम शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, वो लोगों को आज़ादी के नए मायने बता रहे थे। कानून, संविधान, ये सब बातें जो उस वक्त के लिए बहुत बड़ी थीं। तो स्वाभाविक है, इससे किसानों के बीच वो काफी लोकप्रिय होने लगे होंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यही लोकप्रियता उन ताकतों को चुभने लगी जो पुरानी व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे। डाकू और उनके समर्थक, वो सामंती तत्व। उन पर कई बार हमले भी हुए, लेकिन अपनी सूझबूझ से वो हर बार बच निकले। इसी दौर में उनका संपर्क नागौर के बड़े किसान नेताओं से भी हुआ। उससे उन्हें और बल मिला होगा। हाँ, बिल्कुल। और ये देखना भी दिलचस्प है कि वो सिर्फ टकराव नहीं कर रहे थे, समाधान भी ढूंढ रहे थे। उन्होंने सहकारी व्यवस्था, कोऑपरेटिव्स के जरिए किसानों की मदद की। भड़ियाना के पास एक उचित मूल्य की दुकान खोली। ये दिखाता है कि उनका विजन सिर्फ तात्कालिक नहीं था। लेकिन उनकी जान पर खतरा तो लगातार बना हुआ था, क्योंकि वो डाकुओं के रास्ते में आ रहे थे। हाँ, न लूटपाट करने देते, न उनके काबू में आते। और दूसरी तरफ ओमपुरी का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। ओमपुरी, ये कोई अकेला डाकू नहीं था, है ना? जानकारी के हिसाब से उसका पूरा गिरोह था। बिल्कुल, उसका पूरा गिरोह था, जिसमें उसका भतीजा लालपुरी भी शामिल था। वो संगठित तरीके से लूटपाट करते थे, जिसे उस जमाने में धाड़ा पाड़ना कहते थे। और चिंता की बात यह थी कि उन्हें अक्सर स्थानीय सामंती हुकूमतों की शह भी मिली होती थी। और उसकी क्रूरता के किस्से वो तो काफी भयानक बताए जाते हैं। हाँ, वो वाकई रोंगटे खड़े करने वाले हैं। गहनों के लिए लोगों के पैर या कान काट देना, बेरहमी से मारपीट और लूट। मारवाड़ के कई बाजारों को उसने दिन दहाड़े लूटा। किसान, व्यापारी, चरवाहे, कोई उसकी दहशत से अछूता नहीं था। हत्याएं भी आम थी। हाँ, महिलाओं पर हुए हमलों का जिक्र भी है। जैसे जालोर में एक विश्नोई महिला की नाक सिर्फ नथ लूटने के लिए काट दी। शेरगढ़ इलाके में एक जाट महिला के पैर काटकर चांदी के कड़े लूट लिए। हाँ, ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये इलाके में अपना खौफ, अपनी धाक जमाने का तरीका था। और एक बात जो साफ तौर पर सामने आती है, ओमपुरी को कभी भी किसी रॉबिन हुड की तरह नहीं देखा गया, है ना? बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई कहानी नहीं है कि वो अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटता था। उसकी पहचान सिर्फ एक बेरहम लुटेरे की थी।
और ये खौफ सिर्फ मारवाड़ तक ही नहीं था। कहते हैं मालवा, मेवाड़, यहाँ तक कि सिंध तक लोग उसके नाम से कांपते थे। हाँ, सिंध, जो अब पाकिस्तान में है। लोग पूरी तरह त्रस्त थे। तो ऐसे माहौल में खरदाराम चौधरी और उनके एक साथी भूराराम गुदारा, उन्होंने तय किया कि अब बस बहुत हुआ। हाँ, ये नतीजा निकाला कि अब इस आतंक का अंत करना ही होगा। ये बात है विक्रम संवत 2007 की, यानी सन 1949-50 के आसपास। तो उन्होंने कोई योजना बनाई होगी। हाँ, एक पूरी रणनीति तैयार की। भूराराम गोदारा, जो ऊंटों के पैरों के निशान पहचानने में कमाल के माहिर थे, उनकी जिम्मेदारी थी ओमपुरी के ठिकाने का पता लगाना। और खरदाराम फलोदी खाने जाकर पुलिस को खबर करेंगे, और जो दस्यु उन्मूलन यानी डाकुओं को खत्म करने वाली टीम है, उसको साथ लाएंगे। इस योजना में उन्हें कुछ और लोगों का भी साथ मिला, जो ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ खरदाराम की नहीं थी। बिल्कुल, जांभा के ठाकुर साहब थे। उनके भाई को ओमपुरी ने मार दिया था, तो वो बदला लेना चाहते थे। उनके फौजी बेटे ने भी मदद की। और फलोदी के थानेदार हाकिम खान एक जांबाज अफसर थे। उनके भाई की भी ओमपुरी से झड़प में मौत हो चुकी थी। वो सिर्फ निजी वजह से नहीं, बल्कि जनहित में भी ओमपुरी का खात्मा चाहते थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकुर साहब और थानेदार हाकिम खान का साथ आना ये दिखाता है कि ओमपुरी का आतंक किसी एक जात या समुदाय तक सीमित नहीं था। उससे 36 कौम, मतलब उस इलाके के सभी समुदाय, चाहे वो राजपूत हों, जाट, बनिया, मुस्लिम, ब्राह्मण, चारण या कोई और, सभी परेशान थे और उसके खात्मे के लिए एकजुट हो रहे थे। हाँ, ये उस दौर की सामाजिक एकजुटता का भी एक उदाहरण है। तो योजना के मुताबिक पुलिस की जीप फलोदी से निकली। हाँ, पोखरन से आगे माड़वा गांव के पास भूराराम गोदारा एक जाल के पेड़ के नीचे इंतजार कर रहे थे। जीप को देखते ही उन्होंने हाथ में सफेद कपड़ा, जिसे वहां खता कहते हैं, लहराकर इशारा किया। भूराराम ने क्या बताया, कहाँ था ओमपुरी? भूराराम ने बताया कि ओमपुरी और उसका भतीजा लालपुरी पास में ही सांग सिंह पोखराना नाम के एक राजपूत के घर में रुके हुए हैं। अब पुलिस थोड़ी हिचकिचाई। घर को घेर कर हमला करना खतरनाक हो सकता था। डर था कि डाकू अंदर मौजूद लोगों को, खासकर महिलाओं और बच्चों को ढाल ना बना ले। और यहीं पर खरताराम चौधरी ने हिम्मत दिखाई। हाँ, बिल्कुल। विवरण बताते हैं कि उन्होंने कहा, फिक्र मत करो, मैं चलता हूं आगे। वो सीधे सांग सिंह के घर में दाखिल हो गए। ओमपुरी उन्हें देखकर गुस्से में आगे बढ़ा, क्योंकि वो खरताराम को अपना दुश्मन मानता था। घर के मालिक सांग सिंह ने बीच बचाव करने की कोशिश की। इसी हंगामे के बीच बाहर पुलिस की जीप की आवाज सुनकर हाँ, ओमपुरी और लालपुरी को अंदाजा हो गया कि वो घिर चुके हैं। दोनों फौरन एक ही ऊंट पर सवार होकर भाग निकले। शायद पुलिस भी यही चाहती थी कि वो खुले में आए। शाम ढल रही थी, अंधेरा घिरने लगा था। फिर क्या हुआ? पीछा किया पुलिस ने? हाँ, भागते हुए लालपुरी ने अंधेरे का फायदा उठाया और ऊंट से कूदकर गायब हो गया। लेकिन ओमपुरी ऊंट पर ही था। पुलिस को मौका मिल गया और उन्होंने फायर खोल दिया। बताते हैं कि पहले ही फायर में ऊंट जख्मी होकर गिर पड़ा। तो ओमपुरी नीचे आ गया, फिर उसने मुकाबला किया? हाँ, ओमपुरी ने पास की एक नाड़ी यानी तालाब की पाल पर खड़ी खेजड़ी के पेड़ की आड़ ली और अपनी 12 बोर की बंदूक से जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के पास 303 राइफलें थीं। करीब 8 फायर ओमपुरी की तरफ से हुए। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। ये मुठभेड़ कोई 15-20 मिनट चली होगी और आखिरकार ओमपुरी मारा गया। तो मतलब इनकाउंटर सफल रहा। बाद में जांच में क्या निकला? बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि ओमपुरी को 7-8 गोलियां लगी थीं। सिर, कंधा, पेट, पैर, चेहरे पर। उसकी मौत मौके पर ही हो गई थी। उसकी जेब से कुछ चीजें मिली, थोड़ी अफीम जिसे अमल कहते हैं, कुछ चांदी के सिक्के, सुरमा, पानी की एक छोटी मश्क और एक चाकू। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए फलोदी ले जाया गया। और जैसे ही ओमपुरी के मारे जाने की खबर फैली होगी, इलाके में तो खुशी की लहर दौड़ गई होगी। हाँ, कहते हैं पूरे इलाके में जैसे दिवाली मन गई। 36 कौम के लोगों ने, किसान, व्यापारी, पशुपालक, राजपूत, जाट, मुस्लिम, नाई, दर्जी, ब्राह्मण, चारण, सब ने राहत की सांस ली। इस घटना ने खरताराम चौधरी के खरीके यानी उनकी साख और विश्वसनीयता को और मजबूत कर दिया। और ये कारनामा उन्होंने सिर्फ 24 साल की उम्र में किया था। ये बात वाकई मतलब कमाल की है। उनके पास ना कोई बड़ी सरकारी मदद, ना औपचारिक शिक्षा, ना खास संसाधन। हाँ, ये उनकी अपनी हिम्मत, सूझबूझ और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था। स्थानीय चारण कवियों ने भी उनके इस साहस पर कविताएं लिखीं। इस इनकाउंटर का असर और क्या हुआ? क्या बाकी डाकू डर गए? हाँ, काफी असर हुआ। ओमपुरी जैसे बड़े डाकू के मारे जाने के बाद इलाके के कई छोटे मोटे चोर लुटेरों ने डर के मारे अपराध का रास्ता ही छोड़ दिया और शरीफों की जिंदगी जीने लगे।
नुकसान अगर किसी का हुआ तो सिर्फ उन सामंती तत्वों का जो ऐसे डाकुओं को पनाह देते थे और अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते थे। और वो भतीजा लालपुरी जो भाग गया था, उसका क्या हुआ? वो मारवाड़ छोड़कर सिंध चला गया, जो तब तक पाकिस्तान बन चुका था, और फिर कभी लौटकर भारत नहीं आया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। एक और पहलू है इसका। ओमपुरी की मौत के बाद कुछ अलग तरह की कहानियां भी चलने लगी, उसका महिमा मंडन करने वाली। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है, और जो दस्तावेज हमारे पास हैं वो इस पर रोशनी डालते हैं। उनका मानना है कि ये कथा मनगढ़ंत थी, जिसे शायद ओमपुरी के बचे-खुचे समर्थकों या उन सामंती ताकतों ने गढ़ा और फैलाया होगा, जिनका वो एक तरह से मोहरा था। मकसद साफ था, ओमपुरी को किसी वीर डाकू की तरह दिखाना और खरताराम चौधरी के काम को गलत या छोटा साबित करना, है ना? बिल्कुल। उस मनगढ़ंत कथा में तो बड़ी अविश्वसनीय बातें कही गई हैं, जैसे ओमपुरी ने मुठभेड़ में थानेदार, डिप्टी एसपी, यहां तक कि सेना और बीएसएफ के जवानों तक को मार गिराया था। ये तो बिल्कुल झूठ लगता है। हाँ, हमारे सूत्र इसे पूरी तरह खारिज करते हैं और फलोदी थाने के रिकॉर्ड का हवाला देते हैं, जहां ऐसी किसी पुलिस या सुरक्षा बल की हताहत का कोई जिक्र ही नहीं है। उस कथा में असल में खरतार नाम को ही खलनायक बनाने की कोशिश की गई, जबकि असलियत क्या थी? खरताराम चौधरी ने देश में लागू हो चुकी नई लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून का सम्मान करते हुए दस्यु उन्मूलन अधिनियम के तहत पुलिस की मदद की थी। हाँ, उन्होंने समाज को एक खूंखार अपराधी के डर से आजाद करवाया था। ये उस वक्त के हिसाब से एक बेहद जरूरी और साहसिक कदम था, न कि कोई गलत काम। ओमपुरी के गिरोह के जो बाकी सदस्य बच गए थे, वो भी अगले 1-2 साल में पुलिस की कार्रवाई में या तो मारे गए या पकड़े गए। ये समझना जरूरी है कि आजादी के बाद जब देश एक नए कानून और व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा था, तब डाकुओं का इस तरह सक्रिय रहना पूरी व्यवस्था के लिए एक चुनौती थी। बिल्कुल, खरतार नाम का कदम उस नई व्यवस्था को जमीन पर मजबूत करने की दिशा में एक प्रयास था। एक और गलतफहमी जिसे हमारे सूत्र दूर करते हैं, वो ये धारणा है कि खरताराम चौधरी राजपूत समाज के विरोधी थे। हाँ, इस बात को सिरे से नकारा गया है और इसे पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया गया है। जानकारी ये सामने आती है कि खरताराम के कई करीबी दोस्त और सहयोगी राजपूत समुदाय से थे, जिनमें नैनदानजी रत्नू, खेतदानजी ऊंच पदरा, धनसिंह जी चंपावत जैसे सम्मानित नाम शामिल हैं। तो उनका विरोध किसी समुदाय से नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई राजपूत परिवारों से उनके अच्छे रिश्ते थे। उनका विरोध सिर्फ उन शोषक सामंती तत्वों से था जो आजादी के बाद भी किसानों और आम लोगों से गैर कानूनी लगान वसूलते थे और उनका शोषण करते थे। उन्होंने हमेशा 36 कौम यानी सभी समुदायों की बिना किसी भेदभाव के मदद की। तो ओमपुरी वाला किस्सा तो खरताराम चौधरी के जीवन का एक अहम मोड़ था, पर उनका कद इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्हें सिर्फ डाकू का अंत करने वाले के तौर पर नहीं, बल्कि संघर्ष और विकास का पर्याय कहा गया है। इसे थोड़ा और समझाइए। हाँ, उनके सामाजिक कामों की लिस्ट बहुत लंबी है और दिखाती है कि उनका नजरिया कितना व्यापक था। उन्होंने गैर कानूनी लगान वसूली के खिलाफ सिर्फ जमीनी संघर्ष ही नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और जीती। सुप्रीम कोर्ट तक? सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। हाँ, और इससे 36 कौम के हजारों आम लोगों को सीधी राहत मिली। और सहकारिता का जिक्र पहले भी आया था। उन्होंने वो उचित मूल्य की दुकान खुद चलाई थी। हाँ, खुद चलाई, ताकि लोगों को सही दाम पर जरूरी चीजें मिल सकें। ये जमीनी स्तर पर आर्थिक सुधार लाने की कोशिश थी। और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान वो भी जबरदस्त बताया जाता है। कमाल का है, 1950-60 के दशक में जब संसाधन बहुत कम थे, उन्होंने भड़ियाना में स्कूल की देखरेख एक संरक्षक की तरह की। सभी समुदायों के बच्चों के लिए पढ़ने का माहौल बनाया। राजस्थान विधानसभा से किसान छात्रावास पास करवाया ताकि दूर दराज के बच्चों को रहने की सुविधा मिल सके। इतना ही नहीं, उन्होंने भड़ियाना के स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि विज्ञान, कला, वाणिज्य और यहाँ तक कि कृषि जैसे विषयों की भी शुरुआत करवाई। हाँ, वो समझ रहे थे कि भविष्य के लिए कैसी शिक्षा जरूरी है, और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, इलाके के बुनियादी ढांचे पर भी उनका ध्यान था। जैसे कि अस्पताल खुलवाना, भेड़ पालकों के लिए भेड़ बैंक स्थापित करना, लड़कियों के लिए अलग स्कूल, पीडब्ल्यूडी ऑफिस, पशुओं के लिए अस्पताल, ये सब काम उन्होंने शुरुआती दौर में ही करवा दिए थे। बड़ियाना को उपखंड यानी सब डिवीजन और फिर तहसील बनवाने का श्रेय भी काफी हद तक उन्हें ही जाता है। तो ये तस्वीर उभरती है एक ऐसे शख्स की जिसने सिर्फ बंदूक का जवाब बंदूक से नहीं दिया, बल्कि जिसने शोषण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसने शिक्षा की रोशनी फैलाई, सहकारी आंदोलन चलाया और अपने इलाके की तरक्की के लिए बुनियादी सुविधाएं खड़ी की। सही मायने में खरताराम चौधरी का जीवन
संघर्ष और निर्माण दोनों का संगम था। ओमपुरी का अंत उस इलाके में शांति लाने के लिए जरूरी था, लेकिन असली बदलाव तो उन सामाजिक और शैक्षिक कामों से आया जो उन्होंने जीवन भर किए। वो सिर्फ एक घटना के नायक नहीं थे, बल्कि आजीवन समाज सेवक थे, जिन्होंने 36 कौम की एकता और तरक्की के लिए खुद को समर्पित कर दिया। तो आज की इस पड़ताल का सार यही है कि खड़ताराम चौधरी की कहानी सिर्फ एक डाकू के अंत की कहानी नहीं है। ये कहानी है आज़ादी के बाद बदलते भारत में ज़मीनी स्तर पर कानून का राज स्थापित करने की, ये कहानी है सामाजिक न्याय के लिए लड़ने की, और ये कहानी है शिक्षा और विकास के जरिए समाज को मजबूत बनाने की। बिल्कुल। उनका जीवन दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति संकल्प और साहस के साथ पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास नायकों और खलनायकों को कैसे याद रखता है, कैसे कभी-कभी सच को दबाकर या तोड़-मरोड़ कर बिल्कुल अलग ही किस्से गढ़ दिए जाते हैं। और ऐसे में सच तक पहुंचने के लिए अलग-अलग नजरियों और स्रोतों को, जैसे आज हमने इन दस्तावेजों को देखा, परखना कितना जरूरी हो जाता है। खासकर जब हम अतीत के ऐसे किरदारों को देखते हैं जो एक ही वक्त में शायद प्रतिरोध की आवाज भी थे और क्रूरता का चेहरा भी। इस पर जरूर सोचिएगा।